भाड़ में जाए तेरी माँ। रोहन मल्होत्रा जमीन से उछलकर उठा, जयकार कर रही भीड़ को गुस्से से घूरा और फिर चेहरे पर एक क्रूर भाव लिए देवांश कुलकर्णी की ओर दौड़ा, जो पहले से ही उसकी ओर पीट करके एक बैग लिए चला आ रहा था, और उसे फिर से लात मारी। सावधान! कई लोग चिल्लाए, लेकिन जब उनकी आवाजें अभी भी हवा में गूंज रही थी, देवांश ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसके सिर के पिछले हिस्से में आंखें हों, और उसने पीछे की ओर एक लात मारी। रोहन एक बार फिर धमाके से जमीन पर गिर पड़ा और फिर से मुंह के बल गिरा। इस बार तो हालत पहले से भी बदतर थी। उसका आधा आगे का दांत भी टूट गया था और उसके होठों से खून बह रहा था। वाह! इस बार भीड़ तालियों से गूंज उठी। रोहन जमीन से उठा और इस बार उसे लगा कि देहात के इस नौजवान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और शायद उसमें कुछ हुनर भी है। उसने फिर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। और तो और उस दिन खुद को पूरी तरह शर्मिंदा करने के बाद वो आखिरकार अपनी मोटरसाइकिल पर चढ़ गया। उसने इंजन तेज किया और देवांश की ओर तेजी से बढ़ा। मोटरसाइकिल देखो। रोहन मल्होत्रा, क्या तुम पागल हो गए हो? सावधान! देवांश पर मोटरसाइकिल को तेजी से आते देख कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और वे चिल्लाने लगे। कुछ महिलाओं ने तो अपनी आंखें भी ढक ली, देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन देवांश बिल्कुल अनजान लग रहा था और अपना बैग लिए आराम से चलता रहा। हालांकि अगर उस समय कोई उसे ध्यान से देख पाता तो उसे पता चल जाता कि उसकी निगाहें कितनी ठंडी थी। चीख! आखिरकार रोहन की हिम्मत नहीं हुई कि वो देवांश से मोटरसाइकिल टकराए। वो मुड़ा और उसे छूता हुआ निकल गया, फिर एक तेज मोड़ लिया और देवांश से कुछ मीटर दूर रुक गया। उसे घूरते हुए बोला, बेटे, जरा संभल कर रहना। उम्मीद करना कि मैं तुम्हें फिर कभी शहर में न देखूं, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अपनी धमकी पूरी करने के बाद रोहन अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर चला गया। देवांश ने रोहन को पीछे हटते हुए देखा और एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो जिले के शहर में कोई उपद्रव करे, लेकिन बस से उतरते ही उसने मुसीबत मोल ले ली थी। बेशक अगर यही बात फिर से हुई तो वो बीच बचाव करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही देवांश कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिला रहा था, अचानक पीछे से एक सुहानी खुशबू आई। उसके पीछे डेनिम शॉर्ट्स पहने एक पोनीटेल वाली लड़की अपनी लंबी गोरी टांगे दिखा रही थी। कुछ नहीं, बस मदद की गुहार लगाई थी। देवांश ने उस मासूम मगर बेहद आकर्षक युवती के सामने चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया, मेरा नाम श्रुति देशमुख है। आपका क्या नाम है? श्रुति ने देवांश की ओर अपना नाजुक हाथ बढ़ाते हुए कहा, देवांश कुलकर्णी। देवांश का मतलब है आत्मा का दिव्य अंश। देवांश ने उस नाजुक हाथ को धीरे से पकड़ लिया जो उसकी ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा शर्म से और भी लाल हो गया। अभी अभी जो लड़का आया था उसका नाम रोहन मल्होत्रा था। वो मेरे ही हाई स्कूल में पढ़ता था, लेकिन 1 साल बड़ा था। अपने परिवार की दौलत और ताकत के बल पर वो हमेशा स्कूल की खूबसूरत लड़कियों को परेशान करता था। ये कहते हुए श्रुति का खूबसूरत चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी बातें शायद खुद की शेखी बघारने जैसी लगे। शुक्र है देवांश को इसकी भनक तक नहीं लगी और तभी उसने चुपके से राहत की सांस ली और आगे कहा, शुक्र है कि उसने इसी साल ग्रेजुएशन किया है और शायद कुछ ही दिनों में कॉलेज जाएगा, वरना बहुत परेशानी होती। खैर, अगर तुम इन कुछ दिनों के लिए सूर्यनगर में ही रहने वाली हो तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। आखिरकार मेरी ही वजह से तुम इस सब में फंसी हो। ये तुम्हारी क्या गलती हो सकती है? अगर किसी को दोष देना है तो उस लड़के के माता पिता को, जिन्होंने उसे ठीक से पढ़ाया लिखाया नहीं। देवांश ने कहा, तुम्हारी उम्र क्या है कि इतनी बुजुर्गों जैसी बातें कर रही हो? श्रुति देवांश की तरफ आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी, जो सिर्फ 15-16 साल का दिखने के बावजूद
ऐसे बोल रहा था जैसे उसके माता पिता जितने बड़े हों। सच में? देवांश अजीब तरह से मुस्कुराया। बचपन से ही ऋषि यतिन से प्रशिक्षण लेने और बुजुर्गों के साथ काफी समय बिताने के कारण स्वाभाविक रूप से उनमें वयस्कों जैसी सोच विकसित हो गई थी। हालांकि उनका स्वभाव अभी भी एक युवा जैसा ही था। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने रोहन मल्होत्रा को सबक सिखाया वो बिल्कुल शांत और सहज था, बिल्कुल भी किसी बच्चे जैसा नहीं। ओह, आपने जरूर मार्शल आर्ट का अभ्यास किया होगा, है ना? श्रुति ने कहा। उसकी खूबसूरत आंखें देवांश की ओर देखते हुए जिज्ञासा से भर गई। मैंने थोड़ा अभ्यास किया है और कुछ आम मर्द मेरे आसपास भी नहीं आ सकते, देवांश ने स्वीकार किया। आखिरकार वो अभी भी एक भोला भाला नौजवान था जो एक पहाड़ी गांव से आया था और एक खूबसूरत लड़की द्वारा उसके मुंह पर की गई तारीफ से वो शर्मा गया और शर्म और विनम्रता से अपनी नाक छूने लगा। कुछ आम मर्द तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकते? श्रुति की खूबसूरत नजरें देवांश के शरीर पर पड़ी, जो विकासशील अवस्था में होने के कारण काफी लंबा और दुबला-पतला लग रहा था। और अचानक उसने अपने होंठ भींच लिए और हंसते हुए उसे तिरछी नजर से देखते हुए चिढ़ाते हुए कहा, है मैंने पाया है कि तुम न सिर्फ अपनी उम्र के हिसाब से परिपक्व हो, बल्कि तुम्हें शेखी बघारना भी पसंद है। मजाक कर रही थी। खैर, आज मुझे सचमुच तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं एक दोस्त से मिल रही हूं और मुझे जाना है। अलविदा। ये कहकर श्रुति ने देवांश की ओर हाथ हिलाया, अपनी पतली कमर हिलाई और अपनी लंबी गोरी टांगों के साथ युवा ऊर्जा बिखेरते हुए चली गई। उसे लगता है कि मैं शेखी बघार रही हूं। श्रुति के पीछे हटते हुए रूप को देखकर देवांश ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसने अपनी बात में विनम्रता दिखाई थी। दरअसल उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ एक दर्जन आदमी भी उसके करीब नहीं पहुंच सकते थे। बेशक देवांश को श्रुति को समझाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मुस्कुराते हुए सिर हिलाने के बाद वो अपना सूटकेस उठाकर पूर्व की ओर चल पड़ा। भारत में 1990 के दशक में बड़े शहरों में भी ज्यादा अच्छी रियल एस्टेट एजेंसियां नहीं थी। मालगुडी जिले जैसी छोटी जगहों की तो बात ही छोड़ दीजिए। आमतौर पर मकान मालिक बस किराए पर लिख देते थे या अपने घरों के बाहर किराए का बोर्ड लगा देते थे। उस समय मालगुडी जिले में अपार्टमेंट शैली की व्यावसायिक इमारतें बहुत कम थी। इसमें ज्यादातर सड़कों या छोटी गलियों के किनारे बनी 4 या 5 मंजिला इमारतें होती थी। घर एक दूसरे से जुड़े होते थे और हर परिवार भूतल से ऊपर तक एक ही इमारत में रहता था। हर मंजिल लगभग 40 या 50 वर्ग मीटर की होती थी, जिसमें भूतल से ऊपर तक घुमावदार सीढ़ियां होती थी। पहली मंजिल का इस्तेमाल अक्सर सड़क के सामने दुकान के रूप में, दूसरी मंजिल का इस्तेमाल बैठक और रसोई के रूप में, और तीसरी मंजिल से ऊपर आवासीय कमरे होते थे। चूंकि एक इमारत में आमतौर पर 4 या 5 मंजिलें होती थी, या कभी कभी 6 या 7 भी, इसलिए 1 या 2 मंजिलें खाली रहना आम बात थी। कुछ परिवार 1 या 2 मंजिलें खाली छोड़ने के बजाय किराए पर दे देते थे। चलते चलते देवांश को कुछ किराए की जगह दिखाई दी, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आई, और जो पसंद आई वे किराए पर उपलब्ध नहीं थी। जब वो बस अड्डे पर दूर से दिखाई देने वाली हरी भरी छोटी पहाड़ी के पास पहुंचने ही वाला था, तभी देवांश को आखिरकार एक किराए की जगह मिल गई जो उसे पसंद आई। किराए की वो जगह सड़क के किनारे एक 5 मंजिला इमारत थी, जिसके भूतल पर एक साइन बोर्ड बनाने की दुकान थी, जिसमें तरह तरह के साइन बोर्ड लगे थे। दुकान की देखभाल एक थोड़े मोटे अधेड़ उम्र के आदमी ने की थी, जिसने देवांश को दरवाजे पर खड़े होकर बाहर लगे किराए के विज्ञापन को देखते हुए देखा और मुस्कुराते हुए सामने आकर पूछा, युवक, क्या तुम कोई जगह किराए पर लेना चाह रहे हो? जी हाँ अंकल, क्या आप मकान मालिक हैं? देवांश कुलकर्णी ने सिर हिलाकर पूछा। हाँ, मैं ही मकान मालिक हूं। हालांकि मैं सिर्फ मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल के छात्रों को ही कमरे किराए पर देता हूं।
अगर तुम वहां के छात्र नहीं हो तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें कमरा किराए पर नहीं दे पाऊंगा, मकान मालिक ने कहा। मैंने इस साल मालगुडी नंबर एक हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा पास कर ली है। देवांश मुस्कुराया। तो तुम इस साल नए छात्र हो, ये बहुत अच्छी बात है। तुम किस गांव से हो और प्रवेश परीक्षा में तुम्हारे कितने अंक आए? ये सुनकर मकान मालिक की आंखें चमक उठीं। मैं श्वेतागिरी हिल गांव से हूं और प्रवेश परीक्षा में मेरे 550 अंक आए हैं। देवांश थोड़ा हैरान हुआ कि मकान मालिक ये सवाल क्यों पूछ रहा है, लेकिन फिर भी उसने ईमानदारी से जवाब दिया। 550 अंक, ये बहुत ज्यादा है। शाबाश, शाबाश। मकान मालिक ने लगातार प्रशंसा में सिर हिलाया और देवांश को और भी स्नेह से देखा। उस समय दक्षिण प्रदेश की मिडिल स्कूल की अंतिम परीक्षा का पूरा स्कोर 590 अंक था और मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल में प्रवेश का स्कोर 512 अंक था। इसलिए देवांश का स्कोर वाकई काबिले तारीफ था। चाचा, किराया कितना है और क्या आप मुझे पहले कमरा दिखा सकते हैं? देवांश वहां घर किराए पर लेने आया था, पढ़ाई लिखाई की उपलब्धियों पर बात करने नहीं। इसलिए स्वाभाविक रूप से वो मकान मालिक के साथ इस विषय पर इधर उधर नहीं भटकना चाहता था। ठीक है, ठीक है, देखो मैं कितना उलझन में हूं। जहां तक किराए की बात है, इस इलाके में आमतौर पर यह लगभग 150 प्रति माह होता है, लेकिन चूंकि तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आए हैं और तुम देहात से हो, इसलिए चाचा तुम्हें 100 की छूट देंगे। कमरे की बात है, जरा रुको, मैं तुम्हारी चाची को बुलाकर दुकान देखने के लिए बुलाता हूं और तुम्हें घुमाता हूं, मकान मालिक ने कहा। देवांश के सवाल पूछने पर उसे अचानक अपने आने का असली कारण याद आ गया। उसने अपने सिर पर थपथपाया और फिर मुस्कुराते हुए देवांश को देखा। शुक्रिया चाचा। देवांश का परिवार अमीर नहीं था, इसलिए किराए में हुई बचत से वो स्वाभाविक रूप से खुश होता था। उसने जल्दी से थोड़ा झुककर धन्यवाद कहा। तुम बहुत समझदार बच्चे हो। देवांश का विनम्र व्यवहार देखकर मकान मालिक ने उसे और भी स्नेह से देखा और उसकी तारीफ की। फिर दुकान के काउंटर के पीछे का दरवाजा खोला जो पिछले कमरे की ओर जाता था और अंदर से आवाज लगाई। कुछ ही देर बाद एक अधेड़ उम्र की महिला जो काफी दयालु और मिलनसार लग रही थी, पिछले कमरे से बाहर आई। आह ज्योति, ये युवक। ओह, तुम्हारा नाम फिर क्या है? मकान मालिक ने परिचय देते हुए अचानक याद किया कि वो अभी तक देवांश का नाम नहीं जानता था। आंटी, मेरा नाम देवांश कुलकर्णी है। मैं यहां एक कमरा किराए पर लेने आया हूं। देवांश ने अधेड़ उम्र की महिला की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा। मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल से? आज ज्योति नाम की महिला ने पूछा। हां, मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल से, और उसने अपनी प्रवेश परीक्षा में 550 अंक प्राप्त किए हैं, मकान मालिक ने कहा। अधेड़ उम्र की महिला की आंखें थोड़ी चमक उठीं और उसने सिर हिलाया। ये बहुत ज्यादा है, प्रवेश सीमा से काफी ज्यादा अंक। हाँ, अगर वो हमारे लिहाओं को कुछ अंक दे पाते तो हम काफी पैसे बचा सकते थे, मकान मालिक ने कहा। फिर देवांश को थोड़ा उलझन में देखकर उसे दुकान के पिछले दरवाजे से भूतल पर पिछले कमरे में ले गया। भूतल 2 कमरों में बंटा हुआ था। सामने वाला कमरा एक दुकान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जहां ग्राहक अक्सर आते जाते रहते थे, कुछ हद तक एक सार्वजनिक जगह की तरह। जबकि पिछला कमरा, जो दुकान से एक दीवार और एक दरवाजे से अलग था, पूरी तरह से एक निजी क्षेत्र बन गया था। अंदर गत्ते के डिब्बे, साइकिलें, झाड़ू, डस्टबिन जैसी कई चीजें रखी थी और दूसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियां भी यही थी, और सीढ़ियों के नीचे कई जोड़ी चप्पलें रखी थी। बस जूते पहनकर ऊपर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी चाची कुछ दिनों में इसे फिर से अच्छी तरह साफ करने वाली है। देवांश को जूते उतारते देख मकान मालिक ने हंसते हुए हाथ हिलाया। हालांकि देवांश ने देखा कि सीढ़ियां बहुत साफ थी, फिर भी उसने ऊपर जाने के लिए जूते उतारने पर जोर दिया। सीढ़ियां लकड़ी की सर्पिलाकार थी, लाल भूरे रंग से रंगी हुई थी, और उन पर कदम रखना
बहुत अच्छा लग रहा था। सर्पिलाकार सीढ़ियां घर के बीचों बीच थी, जो उसे आगे और पीछे के हिस्सों में बड़े करीने से बांट रही थी। रसोई और डाइनिंग रूम दूसरी मंजिल पर सबसे पीछे है। सड़क की तरफ वाले हिस्से में लिविंग रूम और बाथरूम है। मकान मालिक ने सीढ़ियों के दोनों ओर इशारा करते हुए बताया। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, ये जगह मकान मालिक के इस्तेमाल के लिए थी, इसलिए देवांश को ऊपर ले जाने से पहले उन्होंने यूं ही इनका जिक्र कर दिया। दूसरी मंजिल से ऊपर की सभी मंजिलें बेडरूम वाली है। तीसरी मंजिल पर तुम्हारी मौसी और मैं रहते हैं। आगे मास्टर बेडरूम और पीछे स्टडी रूम है। चौथी मंजिल पर मेरे बेटे लेहाओं का बेडरूम और गेस्ट रूम है। पांचवी मंजिल किराए पर है और हर मंजिल पर एक बाथरूम है, मकान मालिक ने सीढ़ियां चढ़ते हुए बताया। चौथी मंजिल पर पहुंचकर उसने मास्टर बेडरूम की तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाया। देखा कि दरवाजा बंद था और सीधे वहां गया और जोर से दस्तक दी। धमाका, धमाका, धमाका। कुछ ही दिनों में क्लासेस शुरू हो रही हैं। क्या तुम मुझे 2 दिन और चैन से सोने नहीं दे सकते? कमरे से एक असंतुष्ट आवाज आई। फिर दरवाजा खुला और एक गोलमटोल नौजवान बाहर आया, जो बॉक्सर शॉर्ट्स और बिना शर्ट के था, लगभग देवांश की ही उम्र का। तुम तो सारा दिन बस सोते ही रहते हो। इसे देखो, श्वेतागिरी पहाड़ी से रहने की जगह ढूंढने के लिए सुबह सुबह उठ गया है। मकान मालिक ने गोलमटोल लड़के की नाराजगी भरी बड़बड़ाहट देखकर डांटा। अरे यार, तुम मालगुडी हाई स्कूल आ रहे हो? गोलमटोल लड़के ने उत्सुकता से पूछा, अपने पिता द्वारा किराएदार के लिए रखी गई शर्त को समझते हुए। उसने अपने पिता की डांट को पूरी तरह से अनसुना कर दिया, जिससे उसके पिता निराशा में सिर हिलाते रह गए। पिता पुत्र को देखकर और जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए देवांश को आखिरकार समझ आ गया कि मकान मालिक किराएदार के प्रोफाइल के बारे में इतना खास क्यों था और उसके नंबरों को लेकर इतना चिंतित क्यों था। पता चला कि वो अपने बेटे के लिए एक साथी चाहता था, जो उसे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करे। हालांकि देवांश ने देखा कि परिवार काफी अच्छा है और उसे अतिरिक्त काम से कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, मेरा नाम देवांश है। देवांश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तो अब से हम सहपाठी रहेंगे। चलो देवांश, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूं। लेहाओं ने उत्साह से देवांश के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, यह देखकर कि उसका बेटा देवांश को पसंद करता है। मकान मालिक के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई और पीछे पीछे चलते हुए उसने अपने बेटे से कहा, लेहाओ, देवांश ने मिडिल स्कूल की परीक्षा में 550 अंक प्राप्त किए हैं। तुम्हारा दाखिला एक पेड सीट पर हुआ था और तुम्हारी नींव ज्यादातर लोगों से कमजोर है। तुम्हें उससे पूरी लगन से सीखना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ समझ न आए तो देवांश से पूछो। किसी अच्छे विश्वविद्यालय में जाने का लक्ष्य रखो। मुझे पता है, मुझे पता है, लेहाओं ने अधीरता से कहा। जाहिर है कि उसने अपने पिता की अक्सर झिड़कियां सहन की थी। बेटे, मकान मालिक ने थोड़ा चिढ़कर उसके सिर के पिछले हिस्से पर तमाचा मारते हुए कहा, पापा, आप मुझे बेवकूफ बना देंगे। लेहाओं चिल्लाया। मकान मालिक उसे फिर से मारने ही वाला था कि आखिरकार उसने शर्मिंदगी से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सचमुच उसे नुकसान पहुंचाने की चिंता में था या देवांश के वहां होने की वजह से। 5वीं मंजिल का लेआउट नीचे की मंजिल जैसा ही था। आगे की तरफ 20 वर्ग मीटर से ज्यादा का एक बड़ा मास्टर बेडरूम और पीछे की तरफ एक छोटा बेडरूम था। हालांकि उसमें एक छोटी बालकनी थी। अंदर का हिस्सा बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था और साफ सुथरा था, जिसमें डेस्क, बिस्तर और अलमारियां जैसे जरूरी फर्नीचर मौजूद थे। कैसा लग रहा है? आप संतुष्ट तो है ना? लेहाओ जोशी ने पूछा। बहुत अच्छा, देवांश कुलकर्णी ने सिर हिलाया। चूंकि आप संतुष्ट हैं, तो बता दूं कि शुरुआत में 5वीं मंजिल के 2 कमरों में से सिर्फ एक का किराया था, लेकिन वो वैसे भी खाली है, इसलिए अब से पूरी 5वीं मंजिल आपके इस्तेमाल के लिए है। लेकिन अगर मेहमान आए और मैं अपनी तरफ से कमरों का इंतजाम न कर सकूं, तो आपको पीछे वाला कमरा कुछ समय के लिए खाली करना पड़ेगा।
मकान मालिक ने राहत की सांस लेते हुए देवांश की संतुष्टि देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो उन्हें देवांश काफी पसंद था। हालांकि वो देहात से आया था, उसका व्यवहार पूरी तरह से सभ्य और विनम्र था और वो ईमानदार दिखता था। उसके कपड़े सादे लेकिन बहुत साफ सुथरे थे। बेशक इसकी मुख्य वजह यह थी कि वो मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल का एक बेहतरीन छात्र था। तो फिर मैं सच में आपका शुक्रिया अदा करता हूं अंकल। देवांश इस कीमत पर इतना अच्छा कमरा पाकर बहुत संतुष्ट था और मकान मालिक का बहुत आभारी था। अब से हम परिवार की तरह हैं। अंकल के साथ यहां विनम्र होने की जरूरत नहीं है, मकान मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर लिहाओ जोशी की ओर मुड़ा। लिहाओ, नीचे जाओ और देवांश का सामान ऊपर ले जाने में उसकी मदद करो। ठीक है। इस बार लिहाओ ने कोई शिकायत नहीं की और तुरंत मान गया। फिर सामान ले जाने के लिए नीचे जाने ही वाला था। जरूरत नहीं, मैं खुद कर सकता हूं, मैं खुद कर लूंगा, देवांश ने जल्दी से कहा। देवांश, तुम सारा दिन कमरा ढूंढते ढूंढते थक गए होगे। पहले तुम आराम करो। इस बच्चे को सामान उठाने दो, ये बहुत मोटा है, इसे ज्यादा घूमना चाहिए, मकान मालिक ने कहा। मकान मालिक ऐसा कह सकता था, लेकिन देवांश उसे ऐसा करने नहीं दे सकता था। इसलिए वो जल्दी से उसके पीछे नीचे चला गया। लेकिन लिहाओ काफी उत्साहित था और इस मामले में उसने तुरंत कार्रवाई की। देवांश अभी ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा भी नहीं था कि वो मोटा लड़का सीढ़ियां उतर चुका था। उसका चेहरा लाल हो गया था। दोनों हाथ सामान उठाने के लिए जोर लगा रहे थे। सामान थोड़ा भारी है, मुझे उठाने दो, ये देखकर देवांश ने जल्दी से कहा और सीढ़ियों से नीचे चला गया। ये सिर्फ थोड़ा भारी नहीं है, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। बेहतर होगा कि हम दोनों इसे उठाएं, लिहाओ ने हाफते हुए कहा। बकवास, मैंने अभी देवांश को इसे एक हाथ से हमारे घर में ले जाते देखा। यह आपके हाथों में आता है और अचानक ये आपको परेशान करने लगता है और आप इसे दोनों हाथों से नहीं उठा सकते। मुझे यकीन है कि सामान भारी नहीं है, बल्कि यह है कि आपने पूरी गर्मी सिर्फ खाने, सोने और खेलने में बिताई और अब आप कमजोर हो गए हैं। मकान मालिक भी नीचे गया और अपने बेटे का चेहरा चुकंदर की तरह लाल और माथे पर पसीना देखकर ये कहते हुए कि सामान बहुत भारी है, वो गुस्से से उसे घूरने से खुद को नहीं रोक सका। उसी समय देवांश ने हाथ बढ़ाकर लिहाओ से सूटकेस ले लिया, जो उसे उठाने के लिए सचमुच एक हाथ से बड़ी मुश्किल से जोर लगा रहा था। लिहाओ वही हक्का बक्का खड़ा रहा और मकान मालिक ने मौके का फायदा उठाकर अपने बेटे को फिर से नसीहत दी। अरे बदमाश, क्या तूने ये देखा? तू लगभग उसकी ही उम्र का है और कदकाठी में तो देवांश से भी बड़ा है, फिर भी उसे देख, अब खुद को देख, शर्म नहीं आती? लिहाओ अपने पिता से इस तरह डांट खाकर और देवांश की सहजता देखकर यकीन नहीं कर पाया और स्वाभाविक रूप से नाराज हो गया। वो तेजी से आगे बढ़ा, सामान का हैंडल पकड़ा और बोला, देवांश छोड़ो, मैं फिर से कोशिश करता हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इसे एक हाथ से इतनी आसानी से उठा सकते हो और मुझे दो हाथों से भी इतनी दिक्कत होती है। दोबारा कोशिश करने की जरूरत नहीं है, ये वाकई बहुत भारी है। मैं पहाड़ों पर रहने वाला इंसान हूं, भारी काम करने का आदी हूं, इसलिए मैं मजबूत हूं, देवांश ने विनम्रता से कहा। वो नहीं चाहता था कि लिहाओ को और शर्मिंदा होना पड़े, लेकिन लिहाओ जिद्दी था और कोशिश करने पर अड़ा रहा, इसलिए देवांश ने अनिच्छा से सामान छोड़ दिया। धमाका। जैसे ही देवांश ने सामान छोड़ा, लिहाओ, जो अभी भी अपनी रस्साकशी में पूरी ताकत नहीं लगा रहा था, न सिर्फ सामान को एक साथ उठाने में नाकाम रहा, बल्कि उसके वजन से आगे की ओर खिंच गया और लगभग गिर गया। देखो, तुम दिन भर बस गेम खेलते हो, सोते हो और नाश्ता करते हो। आज से तुम्हारा गेमिंग कंसोल जब्त कर लिया गया है, अब नाश्ता नहीं मिलेगा और तुम व्यायाम करना शुरू कर दोगे, मकान मालिक ने सख्ती से कहा जब उसने देवांश को अपना बैग आसानी से संभालते देखा।
जबकि उसका अपना बेटा सामान के साथ लगभग गिर ही गया था। उसका दिल दहल गया। पापा, आप मुझे इसके लिए बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकते। सूटकेस बहुत भारी है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इसे खुद उठाने की कोशिश करो। लिहाओ तुरंत फूट फूट कर रोने लगा और विरोध में चिल्लाया, मैं इसे खुद उठा लूंगा, लेकिन अगर ये हल्का निकला तो तुम्हें, मेरे बेटे, गंभीरता से अपना वर्कआउट शुरू करना होगा। मकान मालिक को यकीन नहीं हुआ कि देवांश इतना भारी सूटकेस इतनी आसानी से उठा सकता है। वो आगे बढ़ा, लिहाओं को एक तरफ धकेला, एक हाथ से सूटकेस पकड़ा और सहज मुस्कान के साथ बोला, बेवकूफ लड़के, देखो। हालांकि ठीक है कहकर अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसका चेहरा लाल हो गया और उसे उठाने के लिए जोर से झटका देना पड़ा। पापा, लगता है आपको भी अपनी कसरत बढ़ानी होगी। लिहाओ हंसे बिना नहीं रह सका जब उसने अपने पापा का चेहरा लाल होते और एक हाथ से सूटकेस उठाने की कोशिश करते देखा और जल्दी से मजाक किया, शरारती बच्चा पिटाई के लिए मचल रहा है ना? अपने ही बाप पर हुक्म चलाने की हिम्मत भी कर रहा है। मकान मालिक ने लिहाओं को घूरा, फिर अपनी हैरानी भरी नजर देवांश की तरफ घुमाई और पूछा, देवांश, तुमने इस सूटकेस में आखिर क्या रखा है? ये इतना भारी क्यों है? मौसम अभी भी गर्म है और कपड़े हल्के हैं, इसलिए मैं कुछ ज्यादा किताबें ले आया हूं, इसलिए ये थोड़ा भारी है, देवांश ने मुस्कुराते हुए समझाया। कोई आश्चर्य नहीं कि ये इतना भारी है, लेकिन तुम तो ताकतवर हो, लगभग अपने चाचा के बराबर पहुंच रहे हो। मकान मालिक ने समझदारी भरी नजर से देखा। अरे पापा, अपनी तारीफ मत करो। देवांश ने इसे एक हाथ से आसानी से उठा लिया, जबकि तुम्हारे माथे की नस लगभग फट ही गई थी। लिहाओं ने तुरंत बेबाकी से इशारा किया, तुम तो बस मुंह चलाते रहते हो। देवांश को देखो, उसे बाहर जाते समय किताबें लाना आता है, और तुम? मकान मालिक का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और फिर उसने झट से बात बदल दी और डांटना शुरू कर दिया, क्या मेरी किताबें घर पर नहीं है? मुझे उन्हें इधर उधर क्यों ढोना पड़ेगा? लिहाओ बुदबुदाया, फिर अपने पिता को उसे मारने के लिए हाथ उठाते देख वो जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर भागा। सीढ़ियों पर पहुंचकर वो देवांश पर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। देवांश, तुम बहुत ताकतवर हो, मैं भारी सामान उठाने का काम तुम पर छोड़ता हूं। ये कहकर वो तुरंत ऊपर की ओर भागा। ये बच्चा, मकान मालिक ने हार मानकर सिर हिलाया और फिर देवांश से कहा, देखो मैं किससे निपट रहा हूं। इस लड़के को बचपन से ही लाड़ प्यार मिला है। तुम दोनों एक ही स्कूल में एक ही साल में पढ़ोगे और हो सकता है कि तुम एक ही क्लास में पढ़ो। अब तुम एक मंजिल अलग रहोगे। तुम्हें अपने चाचा की मदद करनी होगी इस पर नजर रखने में। निश्चिंत रहिए अंकल, मैं करूंगा। देवांश, जो अब पिता पुत्र की जोड़ी से काफी प्रभावित था, ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और सहमति जताई। वाह वाह, आपकी मदद से मुझे अब काफी सुकून मिलेगा। मकान मालिक ने देवांश के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। उसका मूड हल्का हो गया। तुम अपने कमरे में आराम से बैठ जाओ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो अपने चाचा या चाची को बता देना, मैं दुकान देख लूंगा। शुक्रिया अंकल, अपना काम निपटा लो, मैं बाद में किराया कम करवा दूंगा। देवांश ने जवाब दिया। किराए की कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। मकान मालिक ने मुस्कुराते हुए दुकान की ओर जाते हुए कहा। देवांश 5वीं मंजिल पर गया, अपना सूटकेस खोला, अपने टॉयलेटरीज निकाले, उन्हें बाथरूम में रखा और अपने कपड़े रखने ही वाला था कि लिहाओ अचानक अंदर घुस आया। देवांश का हाथ पकड़ा और उसे खिड़की की ओर घसीटने लगा। क्या तुम उस पोनीटेल और डेनिम शॉर्ट्स वाली लड़की को देख रहे हो? खिड़की के पास पहुंचकर लिहाओ ने सड़क के उस पार वाले घर की ओर इशारा किया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उत्साहित भेड़िए जैसे अंदाज में पूछा। देवांश कुलकर्णी ने लिहाओ जोशी की उंगली का पीछा किया और इमारत के उस पार सड़क पर देखा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए भाव ठहर गए। क्या ये श्रुति देशमुख नहीं थी?
वही लड़की जिससे वो पहले सड़क पर मिला था। देख रहा हूं। क्या हुआ? देवांश का चेहरा तुरंत उलझन में बदल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिहाओ उसे इतनी उत्सुकता से श्रुति की ओर क्यों खींच रहा था। क्या उसने अभी अभी वह दृश्य देखा था जिसमें वो नायक बना था? बिल्कुल नहीं। जब मैं पहले उसके घर आया था तब भी वो अपने कमरे में सिर्फ बॉक्सर पहने गहरी नींद में सो रहा था। अरे भाई, क्या तुम सच में अनजान हो या बस दिखावा कर रहे हो? क्या तुमने गौर नहीं किया कि सड़क के उस पार वाली लड़की बहुत हॉट है? अचका, कितना सुंदर चेहरा, उसकी टांगे कितनी गोरी और लंबी, और फिर सिसकारी। लिहाओ ने देवांश को तिरछी नजर से देखा। उसकी आवाज धीमी पड़ गई क्योंकि वो अपनी लार टपकने से खुद को रोक नहीं पाया और जल्दी से उसे वापस खींच लिया, एक कामुक भाव के साथ। जरूर हॉट है, लेकिन लगता है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मत बताओ तुम उसके पीछे भागने की सोच रहे हो। हालांकि देवांश को लिहाओ की अश्लीलता पसंद नहीं थी, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सका कि श्रुति वाकई खूबसूरत थी। उसने सिर हिलाया और जानबूझकर लिहाओ को सिर से पैर तक अपनी नजरों से देखा। अरे, मोटी औरत को नीची नजर से मत देखो। शायद श्रुति को हड्डियों पर थोड़ा सा मांस पसंद है, पता है? लिहाओ देवांश की इस गौर से भरी नजर से नाराज हो गया। उसे एक तिरस्कार भरी नजर से देखा और फिर जानबूझकर अपनी पतलून ऊपर करके अपनी चर्बी हिलाई, जिससे देवांश को ठंड लगने लगी। मुझे लगता है तुम्हारे लॉटरी जीतने के आसार लगभग उतने ही हैं, इसलिए शांत हो जाओ, ठीक से व्यायाम करो और मेरे जैसे एब्स पाने की ख्वाहिश रखो। देवांश ने अपनी कमीज उठाकर अपने स्टील जैसे 8 पैक एब्स दिखाए और कहा, हे भगवान, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने मजबूत हो। ये तो कमाल के 8 पैक एब्स है ना? मुझे छूने दो। शुरू में देवांश लिहाओ को जोर से पटकना चाहता था, लेकिन उस मोटे आदमी में कोई समझदारी का भाव नहीं दिखा। ये देखकर उसकी आंखें चमक उठीं मानो उसने कोई नई दुनिया खोज ली हो, और उसने अपने गोलमटोल हाथ देवांश के एब्स को छूने के लिए बढ़ा दिए। देवांश ने झट से अपनी कमीज नीचे खींची और जोर से अपने हाथ पटक दिए। छी, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तुम श्रुति नहीं हो। अगर तुम मुझे इन्हें छूने भी दो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देवांश के हाथ पटकने के बाद लिहाओ ने तिरस्कार पूर्वक जवाब दिया। इतना कहकर लिहाओ खिड़की पर लेट गया। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थी और मुंह के कोनों से लार टपक रही थी। वो चुपके से श्रुति को देख रहा था। छी, वो सचमुच हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। परसों से वो और मैं सहपाठी होंगे, फिर मैं उसे रोज देख पाऊंगा। बस यही सोचकर मैं रोमांचित हो जाता हूं। लिहाओ ने खुद से बुदबुदाया। उसकी आंखें चमक रही थी। तुम दोनों के परिवार सड़क के ठीक सामने रहते हैं, क्या तुम उसे रोज नहीं देखते? देवांश ने आंखें घुमाई और कहा, वो बहुत कम बाहर आती है, इसलिए उसकी एक झलक पाना मुश्किल है। लिहाओ ने कहा। यह कहते हुए उसने अचानक अपनी जांघ पर थपथपाया और चिल्लाया, अरे, मैं तुमसे एक ऐसे आदमी से बहस करने में इतना व्यस्त हो गया हूं जो औरतों को नहीं समझता कि दूरबीन लेना ही भूल गया। इतना कहकर लिहाओ जल्दी से नीचे भागा। उस भारी भरकम शरीर को अपने कमरे से तेजी से बाहर निकलते देख देवांश एकदम अवाक रह गया। इस आदमी ने तो दूरबीन इस्तेमाल की थी। हालांकि लिहाओ ज्यादा देर तक भागा नहीं, फिर निराशा से भरा चेहरा लिए वापस आया और बोला, मैं बहुत देर कर चुका था। वो अंदर चली गई। हम एक दूसरे के ठीक सामने रहते हैं और भविष्य में हम दोनों पूर्व छात्र होंगे। क्या दूरबीन से उस पर नजर रखना जरूरी है? अगली बार जब तुम उसे देखो तो बस नमस्ते कह देना, उसे जान लेना। बस। देवांश ने लिहाओ का उदास चेहरा देखा और खुद को हंसने और रोने से नहीं रोक पाया। बातें करना आसान है। हम मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल की उस खूबसूरत लड़की की बात कर रहे हैं और वो इस साल सीनियर है। हम तो बस नए छात्र हैं।
क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम उसे नमस्ते कहोगे तो वो तुम्हें पहचान भी पाएगी? और वैसे कहा जाता है कि मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल में बहुत सारे लड़के श्रुति देशमुख के पीछे पड़े हैं और उनमें से कई अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले टॉपर छात्र हैं, लेकिन वो उन सबको नजरअंदाज कर देती है। लिहाओ ने आंखें घुमाते हुए कहा, सच में? मुझे नहीं लगता कि वो लोगों को सीधे मना कर देती है। शायद उसे अभी डेटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो जानबूझकर उन लड़कों को नजरअंदाज कर रही है। वैसे तुमने अभी तक मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल में पढ़ना भी शुरू नहीं किया है, तो तुम्हें इतना सब कैसे पता है? देवांश ने पूछा। मैंने एक सहपाठी से इसके बारे में पूछा था। उसका भाई मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल में पढ़ता है, लिहाओ ने जवाब दिया। मैं समझ गया, लेकिन हम अभी भी छात्र हैं, युवा हैं। हमें स्कूल की सुंदरियों, महिलाओं की चिंता करने के बजाय पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देवांश ने गंभीरता से सलाह दी। बाहर निकलो। तुम जैसे किताबी कीड़े से, जो अभी बड़ा भी नहीं हुआ और जिसने दुनिया नहीं देखी, महिलाओं के बारे में बात करना गाय के आगे वीणा बजाने जैसा है। जब देवांश ने महिलाओं के बारे में बातचीत में शामिल होने के बजाय लिहाओं को मन लगाकर पढ़ाई करने की सलाह दी, तो लिहाओं ने तिरस्कार से आंखें घुमाई। ये कहकर लिहाओ मुड़ा और सीढ़ियों से नीचे चला गया। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले किशोरों के विचार शहर के लोगों की तुलना में ज्यादा सरल और रूढ़िवादी होते हैं। इसके अलावा उस समय देवांश और उसके साथी युवा थे और पूरी तरह से मिडिल स्कूल की परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। श्वेतागिरी हिल टाउन हाई स्कूल में कुछ विद्रोही युवाओं को छोड़कर महिलाओं का विषय हमेशा वर्जित था। देवांश पढ़ाई के अलावा अपने व्यवहार और उत्साह को बनाए रखने के लिए साधना में भी काफी मेहनत करता था, इसलिए उसके पास औरतों के बारे में बात करने की ऊर्जा तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन देवांश उस उम्र में था जहां किशोरावस्था शुरू होती है और उसमें स्त्री पुरुष के बीच के मामलों में एक हल्की सी जिज्ञासा पैदा होने लगी थी। खासकर मिडिल स्कूल की परीक्षाओं का दबाव हटने और गर्मी की छुट्टियां बीत जाने के बाद विपरीत लिंग के प्रति उसकी जिज्ञासा बारिश के बाद बेतहाशा उगने वाली घास की तरह फूट पड़ती थी। यहां तक कि उसे रात में भी इसके बारे में सपने आते थे। शुरू में श्रुति देशमुख की मदद करने के बाद देवांश उसे अपने मन से लगभग निकाल चुका था और ध्यान भटकने से मुक्त था। लेकिन अभी लिहाओं की बात सुनकर वो युवा हृदय बेचैन होने लगा। जैसे ही वो अपना कमरा साफ करता, श्रुति का सुंदर चेहरा, उसकी फूली हुई छाती, उभरे हुए नितंब और लंबी गोरी टांगे बेकाबू होकर उसके मन में घूमने लगती। आज मुझे क्या हो गया? सब लिहाओं की गलती है। देवांश, जो मूलतः एक शुद्ध हृदय वाला बालक था, जब भी उसके मन में ऐसी अनुचित छवियां उभरती तो उसे अपराध बोध होता। वो मन ही मन बुड़बुड़ाया और बस अपना काम छोड़कर जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अपने आध्यात्मिक मंच को साफ और शांत रखने की कोशिश की। कुछ देर ऐसा करने के बाद देवांश की मनःस्थिति धीरे धीरे शांत हो गई और ध्यान भटकने से मुक्त हो गई। मन साफ होने के बाद देवांश ने आंखें खोली, खड़ा हुआ, कमरे को साफ करना जारी रखा और विशेष रूप से तरोताजा महसूस किया। यह ध्यान तकनीक भी एक रहस्य थी कि कैसे देवांश अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सका और साधना में बहुत समय बिताने के बावजूद श्वेतागिरी हिल टाउन से जिले के सर्वश्रेष्ठ हाई स्कूल में प्रवेश पाने वाला एकमात्र व्यक्ति बन सका। जब भी उसे पढ़ाई उबाऊ और ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल लगती, तो बस कुछ देर इस तरह ध्यान करने से उसे ताजगी मिलती। वो अपनी पढ़ाई में कुशलतापूर्वक डूब पाता और दूसरों की तुलना में कहीं अधिक उत्पादक बन जाता। देवांश कुलकर्णी ने कमरा साफ किया, अपने सूटकेस से सारा सामान निकाला और उसे व्यवस्थित किया। 11 बजने वाले थे। ये देखकर वो नीचे चला गया और सूर्यनगर में घूमकर दोपहर के भोजन के लिए कोई उपयुक्त जगह ढूंढने की योजना बनाई। जब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो लिहाओं की मां ज्योति जोशी रसोई में पहले से ही दोपहर का भोजन तैयार कर रही थी।
सीढ़ियों पर हलचल सुनकर उन्होंने मुड़कर देवांश को देखा, फिर मुस्कुराकर उसे पुकारा, देवांश, आज दोपहर का भोजन यही कर लेना। शुक्रिया आंटी, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ज्योति का प्रस्ताव शिष्टाचारवश था, फिर भी देवांश के दिल में एक गर्मजोशी थी। उसने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया और फिर जल्दी से नीचे चला गया। देवांश को जल्दी से नीचे आते देख ज्योति ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में संतुष्टि और राहत साफ झलक रही थी। घर में किसी के रहने से उसके बेटे की पढ़ाई तो अच्छी हो सकती थी, लेकिन इससे खाने पीने जैसी असुविधाएं भी होती थी। देवांश को खाने पर न बुलाना भले ही उसकी कंजूसी लगे, लेकिन उसका रोजाना उनके साथ शामिल होना, हालांकि मामूली बात थी, परिवार के माहौल को बिगाड़ सकता था। अब जब देवांश इन नियमों को समझ गया तो ज्योति को राहत मिली। नीचे जाने के बाद देवांश ने पहले तो पिछले दरवाजे से जाने का इरादा किया, लेकिन उसे याद आया कि वो मकान मालिक से चाबी लेना भूल गया था और अगर दुकान बंद हुई तो वापस आकर उसे दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है। इसलिए उसने पिछले कमरे को दुकान के सामने से अलग करने वाला दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। दुकान में मकान मालिक याझो जोशी कैश डेस्क के पीछे सॉलिटेयर खेलकर समय बिता रहे थे। देवांश को पिछले दरवाजे से अंदर आते देख उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बाहर जा रहे हैं? हाँ, बस थोड़ा सा परिचित होने और कुछ सामान खरीदने के लिए घूम रहा हूं, देवांश ने जवाब दिया। देर हो रही है, पहले यही दोपहर का खाना खा लो और फिर लेहाओं को तुम्हें घुमाने दो, याझो ने समय देखते हुए सुझाव दिया। शुक्रिया अंकल, मैं आपके घर पर काफी समय से रह रहा हूं, अब मेरे साथ औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, देवांश ने कहा। तुम समझदार बच्चे हो, काश लेहाओ भी तुम्हारी आधी समझदार होती तो मुझे राहत मिलती। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ औपचारिकता नहीं करूंगा, लेकिन याद रखना, अब तुम यहां अकेले हो, जरूरत पड़ने पर मदद मांगने में संकोच मत करना। याझो ने देवांश के उचित जवाब की सराहना करते हुए आगे जोर नहीं दिया। शुक्रिया अंकल, मैं समझ गया। वैसे क्या तुम्हारे पास पिछले दरवाजे की एक अतिरिक्त चाबी है? अगर नहीं है तो मैं एक बनवा सकता हूं, ताकि मुझे तुम्हारी दुकान से अंदर आकर तुम्हारे काम में खलल न डालना पड़े, देवांश ने कहा। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें चाबियां देना बिल्कुल भूल गया। ये रही पीछे के दरवाजे और तुम्हारे कमरे की चाबियां। मेरे पास अभी भी कुछ अतिरिक्त है। याझो ने हंसते हुए अपना सिर पीटते हुए कहा, फिर दराज से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और 2 चुनकर देवांश को दे दी। शुक्रिया अंकल, मैं अब बाहर जाकर इधर उधर देखता हूं, देवांश ने चाबियां लेते हुए आभार व्यक्त किया। ठीक है, अपना ख्याल रखना, याझो ने सलाह दी और अपना ध्यान सॉलिटेयर खेल पर केंद्रित कर लिया। याझो के घर से निकलकर देवांश ने अपनी दिशा जांची और सड़क पर पूर्व की ओर चल पड़ा। मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल याझो के घर के पूर्व में स्थित था और देवांश पहले स्कूल देखना चाहता था। मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल याझो के घर से ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 15 मिनट की पैदल दूरी या 5 मिनट की साइकिल यात्रा। मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल दक्षिण प्रदेश के मालगुडी जिले का एकमात्र उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें केवल सीनियर हाई सेक्शन है। सुविधाओं और शिक्षण स्टाफ दोनों ही मामलों में मालगुडी जिले में प्रथम स्थान पर है। हर साल कई छात्र IIT दिल्ली, नालंदा विश्वविद्यालय और दक्षिण प्रदेश विश्वविद्यालय जैसे शीर्ष विश्वविद्यालयों में दाखिला लेते हैं। नियमित स्नातक और एसोसिएट डिग्री कार्यक्रमों की बात करें तो ये संख्या और भी ज्यादा है। इस प्रकार मालगुडी जिले के लोगों के लिए मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल में दाखिला लेना आगे चलकर विश्वविद्यालय में जगह सुनिश्चित कर देता है। किसी भी परिवार के लिए अपने बच्चे का मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल में दाखिला पाना निस्संदेह बहुत गर्व की बात होती है। बेशक लेहाओ जोशी जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने अपनी फीस देकर दाखिला लिया था, ये बिल्कुल अलग बात थी। हालांकि फीस देने के बावजूद अंकों की सीमाएं थी। आमतौर पर
बहुत कम अंक पाने वाले लोग मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल में दाखिले का सपना भी नहीं देख सकते। इसलिए एक नजरिए से मालगुडी जिले के छात्रों के बीच लेहाओं का प्रदर्शन वाकई अच्छा था। अगर वो किसी साधारण हाई स्कूल में पढ़ता तो उसे अव्वल छात्रों में गिना जाता। मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल का माहौल काफी मनमोहक था। स्कूल के गेट से थोड़ी ही दूर पर एक नदी धीरे धीरे बह रही थी और उसके पीछे मालगुडी जिला पार्क की पहाड़ी थी, जो वही हरी भरी छोटी पहाड़ी थी जिसे देवांश ने स्टेशन पर दूर से देखा था। ये सचमुच पहाड़ियों से घिरा हुआ था और पानी के पास था। यहाँ का वास्तु काफी अच्छा है और हवा भी दूसरी जगहों के मुकाबले थोड़ी साफ है। बस अफसोस की बात है कि यहाँ साधना करना ठीक नहीं है, वरना स्कूल के छात्रावास में ही रहना और भी बेहतर होता। देवांश, जो छोटी उम्र से ही ऋषि यतिन के साथ साधना कर रहा था और श्वास नियंत्रण, यंत्र चित्रण, मुखाकृति विज्ञान और यहाँ तक कि वास्तु का भी गहन अध्ययन कर चुका था, ने परिसर में घूमने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल का वास्तु न सिर्फ अच्छा है बल्कि वहां की धुंधली ऊर्जा भी कम है। परिसर में थोड़ा घूमने के बाद देवांश स्कूल परिसर से बाहर निकला और पास में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट ढूंढा। उसने एक मांसाहारी और एक शाकाहारी व्यंजन का ऑर्डर दिया और आराम से खाना खाकर काम चला लिया। खाना खत्म करने के बाद देवांश तुरंत याजहो के घर नहीं लौटा, बल्कि रेस्टोरेंट मालिक से पूछा कि उसे धूप और मोमबत्तियां बेचने वाली कोई दुकान कहां मिल सकती है। धूप और मोमबत्ती की दुकान में अंतिम संस्कार और हिंदू व बौद्ध अनुष्ठानों में इस्तेमाल होने वाली चीजें मिलती थी। धूप और मोमबत्ती बेचने वाली दुकान के बारे में पूछताछ करना किसी युवा के लिए तो दूर की बात थी, ये दुर्लभ था। इसलिए रेस्टोरेंट मालिक ने देवांश को ऐसी दुकान कहां मिलेगी ये बताने से पहले उसे अजीब नजरों से कई बार देखा। देवांश को धूप और मोमबत्ती की दुकान का पता चलते ही वो सीधा वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने पीले अनुष्ठान पत्र के 12 बंडल और थोड़ा सिंदूर खरीदा। पीले अनुष्ठान पत्र के एक बंडल में लगभग 100 पन्ने थे। देवांश का पीला अनुष्ठान पत्र और सिंदूर खरीदना स्वाभाविक रूप से यंत्र निर्माण के उद्देश्य से था। यंत्र साधकों के लिए ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्तियों से संवाद करने का एक आध्यात्मिक साधन है। एक कहावत है, यंत्र बनाने की कला जाने बिना आप केवल आत्माओं को प्रसन्न करेंगे, लेकिन इसे सही तरीके से बनाना जानते हैं तो आप आत्माओं को चिल्लाने पर मजबूर कर देंगे, जो यंत्र निर्माण के रहस्यों को दर्शाता है। इसलिए ये कोई लापरवाही नहीं थी। हालांकि देवांश ने 6 साल तक ऋषि यतिन से आध्यात्मिक कलाओं का अध्ययन किया था और 2 साल से स्वतंत्र रूप से साधना कर रहा था, फिर भी यंत्र चित्रण में उसका कौशल औसत दर्जे का था। वो आत्माओं को चिल्लाने से कोसों दूर था, इसलिए उसे यंत्र चित्रण का अभ्यास करने में अभी भी बहुत समय लगाना था। जैसा कि कहावत है, अभ्यास से सिद्धि मिलती है। हालांकि यंत्र चित्रण के कुछ गुर हैं। ये केवल एक पैटर्न की नकल करने जितना आसान नहीं है, लेकिन इसमें निपुणता भी बहुत जरूरी है। जिला नगर आने से पहले उसके घर में पीले अनुष्ठान पत्र और सिंदूर का भंडार कम हो रहा था और देवांश को उनके भारी होने के कारण उन्हें साथ ले जाना मुश्किल लग रहा था। इसलिए उसने उन्हें श्वेतागिरी नगर में वापस नहीं खरीदा, बल्कि जिला नगर पहुंचने के बाद उन्हें खरीदना पसंद किया। धूप और मोमबत्ती की दुकान की मालकिन एक अधेड़ उम्र की महिला थी, जिन्हें एक युवक को पीला अनुष्ठान पत्र और सिंदूर खरीदते देखकर बहुत अजीब लगा। आमतौर पर ये सामान खरीदने वाले या तो साधु होते थे या बहुत बड़े लोग। ये पहली बार था जब उसने एक 15-16 साल के लड़के को पीले रंग का अनुष्ठान पत्र और सिंदूर खरीदते हुए देखा। युवक, तुम पीला अनुष्ठान पत्र और सिंदूर किस लिए खरीद रहे हो? देवांश भुगतान करके जाने ही वाला था कि दुकान की मालकिन ने बिना रुके पूछा और उसके जवाब का इंतजार किए उसने कहा, मैं सिद्धेश्वर मंदिर के एक महायाजक और तपोवन आश्रम के एक आध्यात्मिक गुरु को जानती हूं। अगर तुम्हारे परिवार को उनकी जरूरत है
तो मैं तुम्हारे घर पर अनुष्ठान करवाने के लिए उनसे व्यवस्था करवा सकती हूं। जाहिर है उसने सोचा होगा कि देवांश के परिवार में किसी की मृत्यु हुई होगी या किसी अशुद्ध व्यक्ति का सामना हुआ होगा। शुक्रिया, लेकिन जरूरत नहीं, मैंने तो बस थोड़ा मजा लेने के लिए ये खरीदे हैं। देवांश एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर लापरवाही से जवाब दिया और धूप और मोमबत्ती की दुकान से चला गया। थोड़ा मजा ले लो। आजकल के युवाओं को समझना वाकई मुश्किल होता जा रहा है। दुकान की मालकिन ने देवांश को पीछे हटते हुए देखा, अपना सिर हिलाया और मन ही मन बुदबुदाया। किराए के घर लौटकर देवांश कुलकर्णी ने देखा कि लेहाव जोशी के कमरे का दरवाजा कसकर बंद था और उसने अंदर राहत की सांस ली। वो नहीं चाहता था कि लेहाव उसे पीले अनुष्ठान पत्र का एक बड़ा ढेर ले जाते हुए देखे। वो अपने शयन कक्ष में भागा, फिर दरवाजा बंद कर लिया। देवांश ने थोड़ा सिंदूर तैयार किया और पीला अनुष्ठान पत्र बिछा दिया। उसने एक गहरी सांस ली, अपने मन से सभी भटके हुए विचारों को पूरी तरह से साफ किया, अपने मन को एकाग्र किया और हाथ में ब्रश लेकर उसने यंत्र बनाना शुरू कर दिया। वो जो यंत्र बना रहा था वे अपेक्षाकृत सरल प्रतीक थे, जैसे मन शुद्धि यंत्र, दुष्ट निवारक यंत्र, गृहरक्षा यंत्र और कुछ जलबान यंत्र और अग्निगोल यंत्र, जिनकी आक्रमण शक्ति बहुत ज्यादा नहीं थी। हालांकि ये यंत्र जितने भी सरल हों, इन्हें सफलतापूर्वक बनाना आसान नहीं था। 8 वर्षों तक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने और ऋषि गुहन की विरासत को प्राप्त करने के बाद और अपनी साधना के प्राण साधना के तृतीय स्तर तक पहुंचने के बाद भी उन्होंने लगभग 100 पीले अनुष्ठान पत्रक बर्बाद कर दिए थे। लेकिन केवल एक अनिष्ट निवारक यंत्र और एक अग्निगोल यंत्र ही सफलतापूर्वक बना पाए, जिसकी सफलता दर लगभग 2% थी। 100 से ज्यादा पीले अनुष्ठान पत्रक बनाने के बाद देवांश लगभग थक गया था। वो कुछ देर तक पालथी मारकर बैठा रहा और सांसों को नियंत्रित करता रहा। उसके बाद उसे कुछ शक्ति वापस लौटती हुई महसूस हुई। फिर वो उठा और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत वास्तविक यंत्रों, अनिष्ट निवारक यंत्र और अग्निगोल यंत्र को सावधानी पूर्वक रख दिया। इन दोनों यंत्रों को पूरा करने में उसे लगभग आधा दिन, लगभग 100 पीले अनुष्ठान पत्रक और 3 दिनों की आध्यात्मिक ऊर्जा संचयन लगा। दूसरों को ये साधारण आड़ी तिरछी रेखाएं लग सकती थी, लेकिन उसके लिए ये उसके परिश्रम का फल थे, जिन्हें किसी भी आपात स्थिति के लिए अच्छी तरह से संभाल कर रखना जरूरी था। चूंकि यंत्र बनाने में उसकी सफलता दर बहुत कम थी, इसलिए उसे पहले से तैयारी करनी पड़ी। किसी भी चीज के लिए तैयार रहने का यही मतलब था। मुझे आश्चर्य है कि मैं कब उस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा जहां यंत्र मेरे दिल की बात मानेंगे। बिना किसी कष्ट के एक ही झटके में यंत्र बना सकूंगा। यंत्रों को जमा करने के बाद देवांश ने कुछ असंतुष्ट होकर मन ही मन बुदबुदाया। देवांश को यह नहीं पता था कि आज इस दुनिया में जो लोग सचमुच यंत्र बनाना जानते हैं, वे रेगिस्तान में मोर के पंखों की तरह दुर्लभ हैं। और वे ज्यादातर बड़े लोग ही होते हैं जिनकी सफलता दर देवांश से ज्यादा अच्छी नहीं होती। अगर लोगों को पता होता कि 15-16 साल का कोई किशोर असली यंत्र बना सकता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है, तो वे शायद अपना सिर दीवार से टकरा रहे होते। बेशक देवांश बस मन ही मन बड़बड़ा रहा था। वो जानता था कि उस अवस्था तक पहुंचने के लिए जहां यंत्र उसके हृदय का अनुसरण करते हैं, न केवल अत्यंत परिष्कृत आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है, बल्कि ये भी आवश्यक है कि उसकी ऊर्जा कम से कम प्राण साधना के 9वें स्तर तक पहुंचे। और यहां तक कि उसके अत्यंत कुशल गुरु ने भी प्राण साधना के 8वें स्तर तक ही पहुंच पाया था। उसे अभी बहुत कुछ करना था। यंत्रों को रखने और मन ही मन कुछ बुदबुदाने के बाद देवांश के पेट से गुर्राहट की आवाज आने लगी। ये पता चला कि यंत्र बनाने में न केवल मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होती है, बल्कि शारीरिक शक्ति भी खर्च होती है। इसके अलावा देवांश की उम्र भी बढ़ रही थी, इसलिए आधे दिन के अभ्यास के बाद
दोपहर के भोजन में खाया हुआ थोड़ा सा खाना भी बहुत देर से पचता था। वो रात के खाने के लिए नीचे गया और खाने के बाद देवांश बाहर नहीं रुका और सीधे किराए के घर में वापस चला गया। जब देवांश लौटा तो ज्योति जोशी बर्तन धो रही थी। जाहिर है उन्होंने अभी अभी खाना खाया था। ये देखकर कि देवांश अपने कमरे में जल्दी लौट आया था और बाहर नहीं घुमा था, ज्योति को बहुत राहत मिली। मुस्कुराते हुए उसने ज्योति का अभिवादन किया और फिर ऊपर चला गया। लेहाओं के कमरे से गुजरते हुए उसने उसे बिस्तर पर लेटे हुए नितिन शर्मा का उपन्यास अ स्टेप इनटू द पास्ट पढ़ते देखा। ये उपन्यास हाल ही में काफी लोकप्रिय हुआ था और कुछ पहलुओं में काफी स्पष्ट था। शायद इसी वजह से जब लेहाओं ने सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनी तो उसने जल्दी से अ स्टेप इनटू द पास्ट अपने तकिए के नीचे रख लिया, मानो कुछ सोच रहा हो। लेकिन उस गोलमटोल आदमी ने अपनी जांघों के बीच ऊंचे तंबू को नहीं देखा था। अरे ये तो तुम हो बच्चे। जब लेहाओं को एहसास हुआ कि ये देवांश है तो उसने उसे एक नजर घूरा और फिर तकिए के नीचे से अ स्टेप इनटू द पास्ट निकालकर पढ़ना जारी रखा। कौन सा उपन्यास पढ़ रहे हो? इसे ऐसे छिपा रहे हो जैसे कोई संदिग्ध चीज हो, देवांश ने सहजता से पूछा। नितिन शर्मा का उपन्यास अ स्टेप इनटू द पास्ट वाकई बहुत अच्छा है। क्या तुम इसे पढ़ना चाहोगे? मैं अभी तीसरे खंड पर हूं और मैंने अभी तक पहले 2 खंड वापस नहीं किए हैं। मैं तुम्हें उधार दे सकता हूं। लेहाओं ने कहा। शुक्रिया, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। देवांश मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए चला गया। वाह, स्कूल शुरू होने से पहले ही तुम इतने मेहनती हो। लेहाओं ने आंखें घुमाई और फिर अपने उपन्यास का एक बार फिर से आनंद लेने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। देवांश अपने कमरे में लौट आया, दरवाजा बंद कर लिया और पढ़ने के बजाय बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया, अपने आध्यात्मिक मंच की रखवाली करते हुए, उसकी स्पष्टता बनाए रखते हुए और अपना दैनिक ध्यान शुरू कर दिया। देवांश जिस साधना विधि का अभ्यास करता था उसे नवरत्न 9 अमृत रहस्यमय विधि कहा जाता था, जो एक श्रेष्ठ और गहन विधि थी। दुर्भाग्य से आजकल प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा दुर्लभ है। हर जगह धुंधली ऊर्जा भरी हुई है और केवल राहु और ब्रह्मा मुहूर्त के भारतीय समय में ही कोई मुश्किल से साधना कर सकता है। अन्य समयों में श्रेष्ठ और गहन विधियां भी अधिकांशतः अप्रभावी होती है। इसलिए देवांश आध्यात्मिक शक्ति को संघनित करने के लिए आमतौर पर ध्यान विधि पर निर्भर रहता था, जो प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा की धुंधली ऊर्जा के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहती है। चूंकि आज यंत्र निर्माण ने काफी मानसिक ऊर्जा खर्च कर दी थी, इसलिए देवांश को अपनी आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए तुरंत ध्यान करने की आवश्यकता थी। वो राहु काल तक इसी मुद्रा में बैठा रहा, जो रात 11 बजे से सुबह 1 बजे तक होता है। देवांश ने चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा खोला, सीढ़ियां पार की, उसके पीछे वाले कमरे से गुजरा और बालकनी में पहुंच गया। आसमान में एक चमकीला चांद लटका हुआ था और चांदनी पानी की तरह नीचे गिर रही थी, जिसमें गर्मी के दिनों में दुर्लभ ठंडक का एहसास था। इस समय आमतौर पर चहल पहल से भरा रहने वाला जिला शहर असाधारण रूप से शांत हो गया था। कीड़ों की चहचहाट हल्की सी सुनाई दे रही थी। राहु काल, जब शक्ति अपने चरम पर होती है और पुरुष उदय होने लगता है, ब्रह्मांडीय परिवर्तन का समय, दिन में साधना के लिए सबसे अच्छा क्षण होता है। इसे संजोकर रखें। ऋषि यतिन के शब्द देवांश के मन में कौंध गए और लगभग सहज ही वो पालथी मारकर बैठ गया, अपने हाथों से अपने पेट को ढक लिया। जल्द ही देवांश का पेट लयबद्ध रूप से फूल गया और सिकुड़ गया और उसकी नाक की नोक पर सांसों को अंदर बाहर आते जाते देखा जा सकता था, जैसे किसी ठंडे सर्दियों के दिन में सांसें चलती हैं, जो धुंध के रूप में दिखाई देती थी, हालांकि अपेक्षाकृत कम स्पष्ट थी। चांद चुपचाप बादलों के पीछे छिप गया और जल्द ही 1 घंटा बीत गया। देवांश ने धीरे से आंखें खोली, हल्की सी आह भरी,
उठकर अपने शयन कक्ष में वापस आ गया। बिस्तर पर लेट गया, सिर के पीछे हाथ रखे छत को कुछ उदास भाव से देखता रहा। जिला कस्बे में जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, इमारतें घनी हैं और कारखाने भी कम नहीं हैं। हालांकि मैंने पहाड़ी पर एक पार्क के पास जगह चुनी थी, फिर भी यहाँ की हवा श्वेतागिरी पहाड़ी की तुलना में काफी कीचड़ भरी है। राहुकाल में भी हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम होती है। यहाँ 10 बार साधना करना श्वेतागिरी पहाड़ी पर 1 बार साधना करने के बराबर भी नहीं हो सकता। लेकिन मुझे जिला कस्बे में अध्ययन करना है, इसलिए साधना के लिए श्वेतागिरी पहाड़ी पर वापस जाना निश्चित रूप से सुविधाजनक नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? देवांश ने छत की ओर देखा, अपने शरीर में ऊर्जा को महसूस किया जो अभी तक बढ़ी ही नहीं थी, और वो काफी परेशान महसूस कर रहा था। 2 साल पहले अपनी विरासत प्राप्त करने के बाद से उसने तेजी से प्रगति की थी, और प्रत्येक साधना सत्र के बाद उसके शरीर में ऊर्जा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। फिर भी आज ये मुश्किल से दिखाई दे रही थी। लगता है कि मैं केवल अमृत और आत्मा संग्रह सरणी स्थापित करने के माध्यम से ही समाधान सोच सकता हूं। लेकिन अमृत शोधन के लिए कीमती सामग्री की आवश्यकता होती है, और आत्मा संग्रह सरणी स्थापित करने के लिए क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। मैं पहाड़ों का एक गरीब छात्र, इन महंगी सामग्रियों को खरीदने के लिए पैसे कहां से लाऊं? देवांश ने 2 समाधानों के बारे में सोचा, लेकिन अमृत शोधन या आत्मा संग्रह सरणी के निर्माण के लिए महंगी सामग्री खरीदने की आवश्यकता ने उसे और अधिक चिंता और सिरदर्द में डाल दिया। अगर ये सचमुच काम नहीं करता है तो मैं इसी तरह धीरे धीरे साधना जारी रख सकता हूं, और समय के साथ मुझे निश्चित रूप से कुछ सुधार दिखाई देंगे। काफी देर तक सोचने के बाद कोई अच्छा समाधान न सूझने पर देवांश कुलकर्णी ने खुद को सांत्वना दी। लेकिन हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद मुझे निश्चित रूप से विश्वविद्यालय जाना होगा। विश्वविद्यालय के बाद मुझे काम करने और जीवन यापन करने के लिए समाज में प्रवेश करना होगा, और सांसारिक मामलों से बेपरवाह दूर पहाड़ियों में एकांत में रहने वाला एक साधु बनना संभव नहीं होगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए बड़े शहरों में आध्यात्मिक ऊर्जा शायद और भी कम हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भविष्य में भी इसी धीमी गति से साधना जारी रखूं? जैसे ही देवांश खुद को सांत्वना देने लगा, उसे अचानक याद आया कि ये केवल हाई स्कूल के 3 वर्षों की समस्या नहीं थी, बल्कि उसके शेष जीवन की साधना से जुड़ा एक मुद्दा था। और वो फिर से चिंता करने लगा। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं चल सकता। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया और मुझ पर बड़ी उम्मीदें लगाई। मैं खुद को लापरवाही और हताश होकर कैसे आगे बढ़ने दे सकता हूं? और मैं तो ऋषि गुहान पूर्वज की विरासत पाने का सौभाग्यशाली हूं। अगर मैं इतने बड़े अवसर को गवा दूं, तो ये तो बिजली गिरने की भीख मांगने जैसा होगा। चूंकि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे इसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, एक धनी व्यापारी बनना चाहिए। जब मेरे पास पर्याप्त पैसा है, तो क्या मुझे अब भी इस बात की चिंता करनी चाहिए कि मैं अमृत शोधन या आत्मा संचय सरणी स्थापित करने के लिए सामग्री नहीं जुटा पाऊंगा? रात के अंधेरे में देवांश की निगाहें धीरे धीरे दृढ़ होती गई। उस रात एक 16 साल के लड़के ने अपने किराए के कमरे में रहते हुए एक व्यापारी बनने का मन बना लिया। अपना फैसला लेने के बाद देवांश ने आंखें बंद कर ली और सो गया। नींद गहन विश्राम और विश्राम का सबसे स्वाभाविक रूप है, और साधकों के लिए भी ये कोई अपवाद नहीं है। बेशक अपनी साधना और ध्यान के कारण वे सामान्य लोगों की तुलना में कम घंटे सो पाते हैं, और फिर भी अपनी ऊर्जा और शारीरिक शक्ति को मजबूत बनाए रखते हैं। सुबह लगभग 4 बजे उठकर देवांश बिस्तर से उठ गया, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त वो समय होता है जब सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। सभी चीजें फलती फूलती हैं और जीवन शक्ति अपने चरम पर होती है, जिससे ये दिन में साधना के लिए एक और आदर्श समय बन जाता है। नहाने के बाद देवांश एक बार फिर 5वीं मंजिल की बालकनी में गया। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। पूर्व दिशा में
पार की पहाड़ियों के पीछे का आकाश लाल होने लगा। सुबह की बैंगनी और लाल चमक अशांत समुद्र की तरह उछल रही थी। अंततः बादलों के बीच से लाल सूरज की एक किरण निकली, जिसने धरती पर सुनहरी लाल किरणें बिखेरी। हफ, देवांश ने एक गहरी सांस छोड़ी, फिर आंखें खोली, उठा और नाश्ते के लिए नीचे चला गया। ब्रह्मा मुहूर्त में साधना पिछले राहु काल की तरह लगभग अदृश्य रूप से मामूली प्रगति कर रही थी। नाश्ते के बाद देवांश अपने किराए के कमरे में वापस नहीं लौटा, बल्कि इधर उधर भटकता रहा, ये देखने के लिए कि क्या पैसे कमाने के कोई व्यावसायिक अवसर है। हालांकि एक पहाड़ी गांव से आया एक लड़का, जिसे व्यापार का कोई अनुभव नहीं था, वो सिर्फ घूम घूम कर व्यावसायिक अवसरों को कैसे पहचान सकता था। जब वो नदी किनारे सड़क पर एक छोटे से पुल से गुजरा और कुछ ज्योतिषियों को देखा, तो देवांश की आंखें चमक उठीं, लेकिन वो तुरंत जोर से हंसा और उस विचार को दूर कर दिया। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उसके गुरु ने उसे मरने से पहले सलाह दी थी कि वो अपनी साधना को यूं ही प्रकट न करे या उसका इस्तेमाल मुनाफा कमाने के लिए न करे। क्या उसकी कम उम्र को देखते हुए कोई उसके पास आएगा, भले ही वो अपना अभिमान त्याग कर भविष्य बताने के लिए एक दुकान लगाने को तैयार हो। काफी देर तक यूं ही इधर उधर भटकने के बाद देवांश अचानक रुक गया और सामने आयुर्वेदिक दवा की दुकान को घूरते हुए माथे पर हाथ मारते हुए बोला, मेरी कमजोर याददाश्त तो देखो, मैंने तो सिर्फ औषधीय व्यंजन और अमृत बनाने के लिए औषधीय सामग्री खरीदने और आत्मा संचय व्यू रचने के लिए क्रिस्टल खरीदने के बारे में सोचा था। मुझे उस 1000 साल पुराने श्यामवेद का ख्याल क्यों नहीं आया? वैसे भी मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो क्यों न इसे बेचकर अपनी जरूरत की सामग्री खरीद लूं? देवांश कई सालों से श्वेतागिरी पहाड़ी पर साधना कर रहा था और पिछले साल उसे पहाड़ी पर एक सुनसान चट्टान मिली, जहां उसे अनजाने में श्यामवेद का एक पौधा मिला। ऋषि यतिन से 6 साल तक औषधीय जड़ी बूटियों और चिकित्सा कलाओं का अध्ययन करने और ऋषि गुहन से प्राप्त ज्ञान को विरासत में पाकर उसने आसानी से पहचान लिया कि ये 1000 साल पुराना श्यामवेद है। श्यामवेद रक्त और यकृत को पोषण दे सकता है, सार को ठोस बनाकर गुर्दों को लाभ पहुंचा सकता है, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बना सकता है और बालों को काला कर सकता है। ये एक पौष्टिक और उत्तम औषधि है जो न तो बहुत ठंडी होती है और न ही बहुत गर्म, और इसके लाभ शतावरी और अश्वगंधा से भी बढ़कर है। ये वास्तव में एक बहुमूल्य औषधीय पदार्थ है। ये तो कहना ही क्या कि आम लोगों द्वारा सेवन करने पर इसके पौष्टिक प्रभाव होते हैं। यहां तक कि साधक भी इससे कुछ हद तक लाभ उठा सकते हैं। हालांकि आजकल ज्यादातर श्यामवेद कृत्रिम रूप से उगाए जाते हैं और जंगली श्यामवेद दुर्लभ होते जा रहे हैं, खासकर 1000 साल पुराना जंगली श्यामवेद, जो बेहद दुर्लभ और कीमती है। इसलिए जब पिछले साल देवांश को श्वेतागिरी पहाड़ी पर 1000 साल पुराना जंगली श्यामवेद मिला, तो वो बहुत उत्साहित हुआ और उसे तुरंत खोद कर निकालना चाहता था। लेकिन फिर उसे याद आया कि इस 1000 साल पुराने जंगली श्यामवेद का सीधे सेवन करने का प्रभाव अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर औषधीय काढ़ा बनाने या अमृत बनाने की तुलना में बहुत कम है। अगर वो इसे सीधे खोद कर खा लेता तो ये बेकार होता। बेहतर होगा कि वो तब तक इंतजार करे जब तक वो अन्य जड़ी बूटियां इकट्ठा न कर ले, फिर उसे खोद कर निकाले और प्राचीन विधियों के अनुसार उसका औषधीय काढ़ा बनाए या अमृत बनाए। हालांकि देवांश को 1000 साल पुराने श्यामवेद की जरूरत वाली कई प्राचीन विधियों के बारे में पता था, लेकिन जरूरी जड़ी बूटियां भी बेहद कीमती थी और वो उन्हें कम समय में इकट्ठा नहीं कर सकता था। इसलिए सोच विचार के बाद उसने उसे तुरंत खोदने का विचार छोड़ दिया। इसके बजाय उसने उसे और भी छिपा दिया ताकि वह चट्टानों की दरारों में उगता रहे और भविष्य में जरूरत पड़ने पर खोदा जा सके। क्योंकि वो 1000 साल पुराने जंगली श्यामवेद की अत्यंत कीमती और दुर्लभता को हमेशा संजोए रखता था, जो उसे मिलना मुश्किल था। इसलिए उसने इसे भविष्य में अपने औषधीय शोधन के लिए सहेजने की योजना बनाई। इसलिए देवांश ने इसे बेचने के बारे में कभी नहीं सोचा था।
न ही उसने इसकी अपार संपत्ति के बारे में सोचा था। आज जब वो आयुर्वेदिक दवा की दुकान के पास से गुजरा और प्रवेश द्वार पर कुछ पौष्टिक जड़ी बूटियों के मूल्य चिन्ह लटके देखे, तो उसे अचानक याद आया कि वो वास्तव में कोई गरीब लड़का नहीं है। अगर वो उस 1000 साल पुराने जंगली शामवेद को बेच दे तो वो शायद एक धनी व्यक्ति माना जा सकता है। शामवेद बेचकर पैसे जुटाने के बारे में सोचते ही देवांश का दिल अचानक से जाग उठा और उसने चाहा कि काश वो अभी श्वेतागिरी पहाड़ी पर लौटकर उस 1000 साल पुराने जंगली शामवेद को खोदकर बेच पाता। 1000 साल पुराना जंगली शामवेद मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अगर बेच दिया तो खत्म हो जाएगा। मुझे अच्छी तरह से पूछताछ करनी चाहिए। जल्दबाजी नुकसानदेह होती है, वरना अगर मैं इसे बहुत कम दाम पर बेच दूं तो क्या यह बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। हालांकि देवांश सिर्फ 16 साल का था। 6 साल तक एक बुजुर्ग के साथ रहने के कारण उसने स्वाभाविक रूप से बुजुर्ग की शांति को अपना लिया। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि उसकी उत्सुकता बेवजह थी और उसने तुरंत कई गहरी सांसें ली, जिससे उसका मन धीरे धीरे शांत हो गया। न तो अहंकारी और न ही आवेगी मन से देवांश ने पहले जैसी उत्तेजना के बिना आगे दवा की दुकान की ओर देखा और एक पल सोचने के बाद शांति से दुकान में चला गया। आज के जमाने में एलोपैथिक दवाइयां आयुर्वेद से कहीं ज्यादा लोकप्रिय है। हालांकि इसे आयुर्वेदिक दवा की दुकान कहा जाता है, फिर भी यहाँ काफी एलोपैथिक दवाइयां रखी है। शायद इसलिए क्योंकि अभी सुबह थी, या शायद दुकान में ज्यादा काम नहीं था। दुकान में कोई ग्राहक नहीं था, बस एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां मौजूद था। देवांश को अंदर आते देख उसने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया और बस आलस से पूछा, युवक, तुम्हें कौन सी दवा लेनी है? अंकल, मैं यहां दवा खरीदने नहीं आया हूं, मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूं। देवांश ने अधेड़ उम्र के आदमी को थोड़ा झुककर कहा। कुछ सलाह लेने आए हो? युवक, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने कोई गलती नहीं की है? ये एक दवाखाना है,